मेरी दुल्हन कमरे में बैठी मेरा इंतजार कर रही थी और मेरा दिल जलकर राख हो गया था। मैं जानबूझकर कमरे में नहीं जा रहा था क्योंकि मेरी शादी जबरदस्ती एक जाहिल लड़की से करवा दी गई थी। मैं बाहर शहर में लेटा कई सिगरेट फूंक चुका था, लेकिन एक दो सिगरेट पीने के बाद जो तबीयत खुशगवार होती है, आज उल्टा वो खराब हो रही थी। मेरा हलक शदीद कड़वा हो चुका था। दिल करता के घर से भाग जाऊं और वापिसी ना आऊं, लेकिन फिर घर वालों का सोचकर चुप हो जाता था। घर में वैसे भी बहुत से मेहमान आए हुए थे। मैं लेटा हुआ सीधा आसमान की तरफ देख रहा था जब अम्मी ने मुझे जोर से हिलाया और बोली, असद, ये क्या तरीका है? तुम अभी तक कमरे में क्यों नहीं गए हो? आधी रात से ऊपर का वक्त हो गया है, दुल्हन इंतजार में बैठी होगी। मैंने कहा, अम्मी, मेरा दिल नहीं है कमरे में जाने के लिए। असद, फजूल की बहस मत करो। मैं जो कह रही हूँ, तुम उठो और अपने कमरे में जाओ। अम्मी, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, मैं आपसे एक सिंपल सवाल कर रहा हूँ कि क्या आप मुझे अपने कमरे में भी अपनी मर्जी से ही भेजेंगी? नहीं, मैं भला तुम पर अपनी मर्जी क्यों मुसल्लत करूंगी असद? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? बच्चों वाली बातें मैं नहीं कर रहा, आप कर रही हैं। जब आप जानती हैं कि मेरा कमरे में जाने को दिल नहीं कर रहा, तो फिर आप मुझे क्यों कह रही हैं? मैं तुम्हें इसलिए कह रही हूँ कि तुम इस वक्त बच्चे की तरह जिद कर रहे हो। सारी बरादरी घर में मौजूद है, इनमें से कुछ हमारे सज्जन और ज्यादातर दुश्मन हैं। तुम क्यों चाहते हो कि ये मुझ पर हंसे? मैं क्यों चाहूंगा कि कोई आप पर हंसे? आप भी कमाल की बातें कर रही हैं अम्मी। अगर तुम चाहते हो कि ये दुश्मन मुझ पर ना हंसे, तो फिर तुम यहाँ इस वक्त क्यों लेटे हो? कितनी ही रिश्तेदार खवातीन आंखों ही आंखों में मुझसे पूछ चुकी हैं कि दूल्हे मियाँ अब तक यहाँ पर क्यों लेटे हैं, अपने कमरे में क्यों नहीं गए। अब तुम ही बताओ, मैं उन्हें क्या जवाब दूं? इन खवातीन को आराम नहीं करना, इनसे आप क्यों नहीं कहती कि जाकर सो जाएं, आराम करें और सुबह अपने घरों को रवाना हो? हम पे कैमरे लगाकर बैठने का क्या मकसद है अम्मी? तुम शायद किसी और दुनिया में रहते हो, लेकिन मुझे यहीं इन्हीं लोगों के दरमियान रहते हुए अपनी जिंदगी गुजारनी है। मैं भला किसी को जाने का कैसे कह सकती हूँ कि तुम ऐसी ऊट पटांग बातें कर रहे हो जिनका कोई मकसद नहीं है। फिर वो अपनी तरफ अपनी जेठानी को आता देखकर खामोश हो गई और मुझे भी अलर्ट करने के लिए मेरा बाजू दबाते हुए आंखों ही आंखों में इशारा करके बताने लगी कि संभल जाओ। लेकिन मैं शायद कोफ्त का शिकार हो चुका था। मुझे अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई क्या सोच रहा है। इतने में ताई अम्मी मेरे सर पर आकर खड़ी हो गई। अरे असद, क्या बात है, तुम इस तरह यहाँ पर क्यों लेटे हुए हो? जुलेखा, सब ठीक तो है ना? तुम माँ बेटे इस वक्त क्या राजो न्याज कर रहे हो? अम्मी एकदम से बोली, वो असद के सर में दर्द है तो मैंने सोचा कि इसका सर दबा दूं। अरे भाई, ये सर दबाने का वक्त तो नहीं है, पैना डाल दो और इसे इसके कमरे में भेजो। तो अम्मी ने एकदम बात बनाते हुए कहा, हाँ हाँ चला जाएगा, मैं बस एक कप चाय बनाकर दे दूं, भेजती हूँ। अरे तुम रहने दो, मैं नाइला से कहती हूँ, इसके लिए चाय बना देगी और इसके कमरे में ही भिजवा देगी। चलो असद, तुम जाओ कमरे में। तो मैंने इंतहाई गुस्से से अम्मी को देखा जो मुझसे नजरें चुराते हुए आहिस्ता से बोली, हाँ हाँ भाभी, जाता है, आप जाएं, मैं भेजती हूँ। तो वो इंतहाई मुंह बनाते हुए वहां से चल दी। तो अम्मी मेरी तरफ देखकर बोली, अब तो उठ जाओ, क्या चाहते हो कि खानदान की एक एक औरत आकर तुमसे और मुझसे पूछे तब उठोगे क्या? अपना नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल करो। अम्मी, सारी जिंदगी आप मुझे इसी इज्जत के ड्रावे देती रही हैं और बदले में आपने मेरी इज्जत दो कौड़ी की करके रख दी है। मैं अपने कपड़े झाड़ कर उठा क्योंकि मैं जानता था कि मैं अगर इधर ही लेटा रहा तो अम्मी मेरी जान नहीं छोड़ेंगी, बल्कि हो सकता है थोड़ी देर के बाद ताई अम्मी भी मेरे सर पर आकर सवार हो जाएं, जो कि मैं नहीं चाहता था। सच तो ये है, मैं अपनी जिंदगी के इन तमाम रिश्तों से इस कदर बेजार हो चुका था कि मेरा किसी की तरफ बात करना तो दूर की बात, देखने को भी दिल नहीं कर रहा था। मैं जानता था कि कमरे में जाए बगैर मेरा इस घर में सांस लेना दो भर हो जाएगा, इसलिए चारों नाचार मैं कमरे में गया। कमरे का दरवाजा खुलते ही मेरी पहली नजर ही जब स्टेज पर बैठी लाल कपड़ों में मलबूस उस लड़की पर पड़ी, तो मेरे दिल के तमाम जज्बे जो पहले ही सर थे, अब तो जैसे नीम जान हो गए थे।
میں نے دروازے کو بند کیا اور کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اندر داخل ہوا۔ میری موجودگی محسوس کرتے ہی وہ کچھ سمٹ کر بیٹھ گئی، لیکن وہ عجیب بے ڈھنگے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ گھونگھٹ کو دونوں ہاتھوں سے ایسے پکڑ لیا جیسے خدا نہ خواستہ میں کھینچ کر پھینک دوں گا۔ جانے کیوں طبیعت بد مزہ سی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے دیکھنے کے لیے ہاتھ آگے کیا کہ دیکھوں تو صحیح کیا شاہکار ہے، لیکن جو ہی گھونگھٹ الٹا تو دل چاہا میں زور سے اپنی آنکھیں مینچ لوں۔ ایک تو اس کا رنگ سانولا تھا اور اوپر سے اس نے میک اپ کے تیز رنگوں کو اپنے چہرے پر ایسے تھوپ رکھا تھا کہ پہلی نظر میں ہی دل پر ایک افکان سا آ گیا تھا۔ تو میں ایک دم سے اس پر چیخ پڑا، یہ کیا کر رکھا ہے اپنے چہرے پر؟ اتنا تیز میک اپ اب کون کرتا ہے؟ تو بجائے میری بات پر وہ پریشان ہوتی، وہ مسکرا کر شرمانے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور پھر اپنی باریک آواز میں بولی، دلہنوں کا تو ایسے ہی میک اپ ہوتا ہے نا۔ اس کا لب و لہجہ بھی مکمل پینڈوؤں والا تھا۔ اس کی آواز سن کر جو دل میں تھوڑی بہت گنجائش نکل سکتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو میں چیخ کر بولا، دلہنیں میک اپ کرتی ہیں، میک اپ کے نام پر پینٹ نہیں کرتی۔ جاؤ جا کر یہ منہ دھو اور اپنے کپڑے چینج کرو۔ تو وہ بجائے بات سمجھنے کے الٹا بولی کہ اتنا مہنگا میک اپ پارلر سے جا کر کروایا ہے، ایک دم سے سارا منہ کیسے دھو لوں؟ تو میں نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، تو ایسا کرو آدھا منہ ابھی دھو لو اور آدھا صبح دھو لینا، ٹھیک ہے؟ لیکن خدا کا واسطہ ہے مجھے یہ چہرہ دوبارہ مت دکھانا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھ گیا۔ دل تو چاہا فوراً باہر نکل جاؤں، لیکن میں جانتا تھا کہ امی اور تائی دونوں ہی مجھ پر پہرا رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے باہر نکلتا دیکھ کر وہ میرے پیچھے پڑ جائیں گی، اس لیے میں نے بیڈ سے اپنا تکیہ لیا اور صوفے پر آ کر لیٹ گیا۔ اس رات کے لیے میں نے کیا کیا نہیں سوچ رکھا تھا، لیکن میرے سارے خواب اتنی بری طرح سے چکنا چور ہو جائیں گے یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں ابھی کڑ کڑ کر یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک کمرے میں ایک عجیب سی آواز پیدا ہوئی۔ تو میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ بار بار اپنے ناک سے عجیب سی آوازیں نکال رہی تھی۔ تو میں نے انتہائی ناگوار انداز میں اس کی طرف دیکھا تو وہ میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے مجھے متوجہ کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا ہے، لیکن میرے چہرے پر غصہ دیکھ کر اب اس کی ناک سے آوازیں نکلنا بند ہو گئی تھی۔ تو میں بھی گہری سانس لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی مجھے ایسے لگا جیسے ایک اور قیامت میرے سر پر آن ٹوٹی ہو۔ وہ سوتے ہوئے خراٹے لے رہی تھی تو میں بکھلا کر ایسے اٹھا جیسے مجھے کسی سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ میں دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ خراٹے اتنی زور زور سے لے رہی تھی کہ میری نیند تو رخصت ہوئی، سو ہوئی، میرا سکون بھی برباد ہو گیا۔ میں کافی دیر بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا رہا کہ شاید یہ خراٹے رک جائیں، لیکن جب یہ ممکن نہ ہوا تو میں اٹھ کر اس کے قریب گیا اور اس کو کندھے سے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ تو وہ اتنے برے طریقے سے ہڑبڑا کر اٹھی کہ اسے دیکھ کر ایک بار پھر میرا دل متلانے لگا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ تیزی سے بولی۔ تو میں نے اس سے کہا، کچھ نہیں ہوا، تم خراٹے لے رہی ہو اور مجھے نیند نہیں آ رہی، کروٹ کے بر لیٹو۔ تو وہ منہ بناتے ہوئے بیٹھ گئی تو میں وہاں سے اٹھ کر صوفے پر آ کر لیٹ گیا۔ اس قدر بے چینی تھی کہ دل کرتا تھا کہ میں بیٹھ کر چیخے مار مار کر روں۔ کون کہتا ہے کہ خاندانی روایات پر صرف بیٹیاں قربان ہوتی ہیں، جبکہ سچ تو یہ ہے بیٹے بھی اتنی ہی قربانی دیتے ہیں، لیکن یہ اور بات ہے کہ ان کی قربانی کو کبھی سمجھا نہیں گیا۔ میری امی کی یہ دوسری شادی تھی۔ میں اس وقت صرف 5 سال کا تھا۔ مجھے وہ وقت اچھی طرح سے یاد ہے جب میں اپنے سوتیلے بہن بھائیوں میں گھرا ہوا کھڑا تھا اور امی کو کمرے میں لے جایا گیا تو میں مچل گیا کہ میں نے بھی انہی کے ساتھ جانا ہے۔ تو میرے سوتیلے بہن بھائی مجھ پر ہنسنے لگے اور پھر طرح طرح سے تکلیفیں دینے لگے۔ وہ سب مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے۔ میں روتے روتے گھوم گھوم کر ان کے چہرے دیکھنے لگا۔ جہاں پر مجھے اپنائیت کی کوئی جھلک نظر نہیں آ رہی تھی، وہ سب مجھے ایک کمرے میں لے گئے اور کمرے میں دھکا دے کر باہر سے دروازہ بند کر دیا اور کمرے کی لائٹ بھی آف کر دی۔ یہ پہلا دن تھا اس گھر میں میرا جس نے مجھے رلا دیا۔ ایک تو خوف اس بات کا تھا کہ میں امی سے الگ کر دیا گیا ہوں، اور دوسرا خوف اس کمرے کا تھا جس میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چاند کی روشنی جب کھڑکیوں کے راستے اس کمرے میں آئی تو یہ کمرہ ہلکا سا روشن ہو گیا۔ تو مجھے پتا چلا کہ یہ کچھ سٹور نما روم ہے جس میں گھر کی آلتو فالتو چیزیں پڑی ہیں، جہاں پر نہ تو بیٹھا جا سکتا ہے اور نہ ہی لیٹا جا سکتا ہے۔
मुझे यहाँ पर खड़ा हुए तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो गया था। चीख चीख कर मेरा गला बैठ गया था। मैं काफी देर से दस्तक देते देते थक कर वहीं दरवाजे के पास बैठ गया। रोते रोते मेरी हालत बुरी हो गई और दुख इस बात का था कि इतने रोने के बावजूद मेरी माँ मेरे पास नहीं आई। वो तो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं उसके बगैर रात को 1 मिनट भी अकेले नहीं सो सकता। मेरी माँ मुझसे उस घर में आते ही इतनी बेखबर कैसे हो सकती है? मेरा ये नन्हा सा दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि मेरी माँ मुझे भूल गई है। मेरे अब्बा की डेथ मेरे बचपन में ही हो गई थी, तो अम्मी मुझे लेकर नानों के घर रहने आ गई, जहाँ मैं हर वक्त अम्मी के साथ साए की तरह रहता था। उन्होंने यहाँ पर मोहल्ले में ही सिलाई सेंटर ज्वाइन कर लिया और जो भी आमदनी होती वो लाकर भाभी के हाथ पर रख देती। यूं मुंह मानी को अम्मी के रहने पर एतराज जरा कम होने लगा। अम्मी बिजली गैस के बिल भी अदा करती, लेकिन जब बिजली के बिल ज्यादा आने की वजह से अम्मी अपना बिल ना दे सकी तो मामी ने हमारे कमरे की लाइट काट दी। तो उस दिन मैंने पहली बार अपनी माँ को बहुत ज्यादा रोते हुए देखा था। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और नानी के कमरे में आ गई। उनसे शिकायत करते हुए कहने लगी, कितनी शदीद गर्मी है कमरे में, कमरा भी छोटा है, मेरे कमरे में सिर्फ एक बल्ब और एक पंखा चलता है, उस पर भी आपकी बहू को इतराज है, और आज तो वो हद से गुजर गई है कि मेरे कमरे की लाइट ही काट दी। आप उससे पूछें तो सही, आखिर वो किस बात का बदला मुझसे ले रही है। मैं बात करूंगी तो खामखा लड़ाई बनेगी। तो नानी ने अफसोस भरी नजर से अम्मी को देखकर कहा, मैं उससे क्या बात करूंगी, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मेरी इस घर में चलती है? अगर मेरी इस घर में चलती तो मेरा बेटा मुझे यूं काट कबाड़ की तरह इस कमरे में ना फेंकता। उसने पूरे घर की सियाह सफेद की मालिक अपनी बीवी को जब बना दिया है तो फिर मेरी इस घर में अहमियत ही क्या रह गई है। नानी बात करते करते रो पड़ी तो अम्मी परेशानी से मेरे सामने ही जमीन पर आकर बैठ गई। मैं भी बात ना करूं, आप भी बात ना करें तो फिर ये मामला कैसे हल होगा अम्मी? इतनी शदीद गर्मी होती है, मैं खुद तो जाग सकती हूँ, लेकिन ये मासूम, ये इतनी गर्मी कैसे बर्दाश्त करेगा? इसकी हालत तो देखें, किस कदर पसीने पसीने हो गया है। अम्मी अपने दुपट्टे से मेरा चेहरा साफ करते हुए बोली तो नानी ने अम्मी से कहा कि तुम रात को इसे मेरे कमरे में छोड़ जाया करो, मैं यही कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, इसके अलावा तुम मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। मैं नहीं चाहती जो पकी हुई एक रोटी मुझे मिलती है उससे भी जाऊं। नानी की बात सुनकर अम्मी खामोशी से आंसू बहाती चली गईं। मेरे लिए ये इंतहाई कर्बनाक था कि मैं अपनी माँ को बेबसी से रोता हुआ देख रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने दिल में ये इरादा बांध लिया कि चाहे कितनी ही गर्मी मुझे क्यों ना लगे, मैं अपनी माँ से इस बात का बिल्कुल भी तज़किरा नहीं करूंगा। और मैंने ऐसा ही किया। मैं बार बार अपनी कमीज को पानी से गीली कर लेता। अम्मी खामोश नजरों से मुझे कपड़े गीले करते हुए देखती और एक आह भरकर चुप हो जाती। मैंने बचपन में बहुत रिश्तों की ये संगदिली देखी थी, इसलिए मैं हर वक्त अपनी माँ के इर्द गिर्द ही रहता। मुझे मामू मुमानी और उनके बच्चों से बहुत डर लगता था। पता नहीं क्या था कि मुमानी को मेरे वजूद से नफरत थी, कि मैं अगर जरा सा भी उनके बच्चों के खिलौनों को हाथ लगाता या उनके कमरे में चला जाता तो मुझे धुतकार कर ऐसे बाहर निकाल देती कि जैसे खुदा ना खास्ता मुझे कोई इंतहाई मोजी बीमारी है जो उनके बच्चों को लग जाएगी। मैं तरसी हुई निगाहों से अपने ही हम उम्र कजनों को इंतहाई कीमती खिलौनों से खेलता हुआ देखता तो ऐसे में मुझे अपने अब्बा बहुत याद आते कि काश वो होते तो मुझे इसी तरह खिलौने दिलवाते। मामू ने कभी भी ना तो मेरे सर पर हाथ रखा और ना ही मुझे कोई खिलौना लाकर दिया। ऐसे में अगर मैं अपने दिल के हाथों मजबूर उनके बच्चों का खिलौना ले लेता तो मामू के बच्चे इस कदर शोर मचाते कि मामू उन्हें डांटने की बजाय उल्टा मुझे डांट देते और मुमानी मेरे हाथ से खिलौना लेकर अपने बच्चों को देते हुए कहती, ये तो है ही नादीदा, हर वक्त मेरे बच्चों की चीजों की ताक में रहता है। तो ऐसे में मैं रोता हुआ अम्मी के पास जाता और उनसे शिकायत लगाता कि मुमानी मुझे नादीदा बोलती हैं। मेरे नजदीक नादीदा एक गाली थी, तो अम्मी मुझे समझाती कि तुम उनके कमरे में जाते ही क्यों हो, आइंदा मैं ना देखूं कि तुम उनके कमरे की तरफ जा रहे हो। लेकिन मैं उन्हें क्या बताता कि जब मैं उनके पास नए खिलौने देखता हूँ तो मेरा दिल मचल जाता है। ऐसे में मेरा दिल बहुत मचलता कि मेरे पास भी ऐसे खिलौने हों। तो मैं अम्मी से कहता कि आप मुझे ऐसे खिलौने अगर दिलवा दें तो मैं कभी उनके कमरे में नहीं जाऊंगा,
تو अम्मी मेरी बातों पर अफसुर्दा हो जाती और फिर मुझसे वादा करती कि जब अगली बार मुझे पे मिलेगी तो मैं तुम्हारे लिए खिलौने जरूर लेकर आऊंगी। लेकिन अम्मी जो कमाती थी उससे बामुश्किल आटा दाल पूरा होता था और बिजली गैस का बिल देने के बाद इतने पैसे ही ना बचते कि वो मेरी ख्वाहिशात को पूरा कर पाती। और यूं मैं हर महीने अपनी उम्मीदें अपनी आंखों में टूटते बिखरते देखता रहता था। उन्हीं दिनों अम्मी का रिश्ता आया तो नानी ने अम्मी से कहा कि बेहतर है तुम दूसरी शादी कर लो, यहाँ पर मर मर के जीने से तो 1000 दर्जे अच्छा है कि तुम्हारा अपना घर हो कि जहाँ तुम और ये बच्चा सुख का सांस ले सको। अब खूनी रिश्ते सिर्फ किताबों में ही रह गए हैं। हकीकत तो ये है कि खूनी रिश्तों से गैर अच्छे होते हैं जो कम से कम दुख सुख में साथ तो खड़े होते हैं। अम्मी दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मामू के घर के हालात हम दोनों माँ बेटे के लिए तंग हो चुके थे कि अम्मी को एक कड़वा फैसला करना पड़ा। लेकिन अम्मी ने ये शर्त रखी कि वो मुझे साथ रखेंगी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अगर मैं यहाँ रहा तो ये मुझे गली के कुत्ते जितनी भी इज्जत नहीं देंगे और अपने बच्चों का नौकर बनाकर रख देंगे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अम्मी का जो रिश्ता आया उन्होंने कोई एतराज ना किया और अम्मी से साफ साफ कहा कि वो अपना बच्चा अपने साथ ही रखें, हमें कोई एतराज नहीं। और यूं मैं अम्मी के साथ ही रुखसत होकर उनके दूसरे शोहर के घर आ गया। उनकी पहली बीवी फौत हो चुकी थी, जिसमें से उनके 2 बेटे और एक बेटी थी जो मुझसे उम्र में काफी बड़े थे। लेकिन उन बच्चों ने ना मुझे कबूल किया और ना ही अम्मी को। वो अपने अब्बू के जाने के बाद अक्सर अम्मी से लड़ाई करते कि आपने हमारे अब्बू को फांसा है, तभी उन्होंने आपसे शादी की है, वरना हमारे अब्बू कभी दूसरी शादी ना करते। अम्मी उनकी बातों पर अक्सर खामोशी अख्तियार कर लेती, कहती भी तो क्या कहती, क्योंकि मेरे सुतीले अब्बू ने अम्मी को साफ साफ कहा था कि मैं तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत ना सुनूं। तुम्हारा बच्चा अगर मैंने अपने साथ रखा है तो सिर्फ इस वजह से कि मैं खुद भी बच्चों वाला हूँ और मुझे अपने बच्चों से आगे किसी का बच्चा भी नहीं है। अगर मेरे बच्चे परेशान हुए तो तुम्हारा बच्चा भी आराम से नहीं रहेगा। और अम्मी ने तो ये बात जैसे अपने पल्लू से ही बांध ली थी, लेकिन उनके बच्चों ने कसम खा रखी थी कि अम्मी को किसी सूरत चैन से नहीं रहने देना। एक दिन ना जाने उन्होंने अपने बाप के कानों में क्या सूर फूंका कि मेरे सौतेले बाप ने मेरी माँ को तलाक देने की ठान ली। ऐसे में उन बच्चों की ताई, जिन्हें मैं भी ताई अम्मी कहता था, उन्होंने किसी तरह से इस मामले को सुलझाया और यूं अम्मी का घर उजड़ने से पहले ही दोबारा से बस गया, जिस पर अम्मी हमेशा से अपनी जिठानी की एहसानमंद रही। मैंने उन्हें कभी भी अपनी जेठानी के सामने ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं देखा, बल्कि वो उनके सामने हमेशा हाथ बांधे किसी नौकरानी की तरह खड़ी ही रहती और उनकी हर बात आंखें बंद करके मान लेती। वो अगर दिन को दिन कहती तो अम्मी भी ऐसा ही कहती। मैं जब थोड़ा सा समझदार हुआ तो मुझे अम्मी की यही आदत खटकने लगी। वो जरूरत से ज्यादा उन्हें अवलियत देती, लेकिन मेरे समझाने का कोई असर भी अम्मी को ना होता और मुझे लगता था अम्मी की हद से ज्यादा फर्माबरदारी किसी दिन बहुत बड़े नुकसान का पेश खैमा बनेगी। और बिलाखिर अम्मी का ये शदीद झुकाव और अपनी शादीशुदा जिंदगी को कायम रखने के लिए मेरे सुतेले बाप और अपनी जेठानी की हद से ज्यादा फर्माबरदारी मुझे कुर्बान गाह तक ले आई। दरअसल ताई अम्मी की एक बहन गांव में रहती थी और वो चाहती थी कि किसी तरह से उनकी बेटी की शादी मेरे साथ हो जाए, लेकिन मैं किसी सूरत भी उनकी गवार बेटी के साथ शादी करने पर रजामंद ना हुआ। मैंने अम्मी से साफ साफ कहा कि ताई अम्मी अगर अपनी बहन के लिए कोई बकरा ढूंढ रही हैं तो मुझसे बड़े मेरे सौतेले भाइयों को पसंद क्यों नहीं कर लेती। लेकिन अम्मी मुझे इस बात पर खामोश करवा देती। तो मैं उनसे कहता कि अम्मी, आपने उस छत के नीचे 2 वक्त की रोटी खाने के लिए सारी जिंदगी तो डर डर के वक्त गुजारा है, अब आप क्या मुझे भी कुर्बान करेंगी। तो अम्मी मेरी बात सुनकर परेशान हो जाती। वो जानती थी कि सारी जिंदगी किस तरह इस घर में मेरे हकूक पामाल होते रहे हैं। ये ठीक था कि पेट भरकर खाना मुझे और अम्मी को मिल जाता था, लेकिन हम दोनों माँ बेटे की टके की इज्जत इस घर में नहीं थी, जिसका जब दिल चाहता हम माँ बेटे को बेइज्जत कर देता। अम्मी तो ये सब सहने पर इसलिए मजबूर थी कि वो मेके में अपना वक्त गुजार चुकी थी और बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर एक बार फिर वो मेके जाकर बैठी तो शायद इस बार उनकी भाभी उन्हें घर में घुसने भी ना दे। लिहाजा वो सारी जिंदगी खुद भी चुप रही और मुझे भी खामोश करवाती रही। लेकिन अब मैं अपने पांव पर खड़ा था और मैं किसी सूरत भी अपने ख्वाबों का सौदा करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने अम्मी से साफ साफ कह दिया कि मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ
और अपने लिए एक पढ़ी लिखी लड़की का ख्वाब देखता हूँ। वो लड़की बिल्कुल गंवार है, न उसे उठने की तमीज है न बैठने की, लिहाजा मेरी तरफ से आप इनकार समझे। अम्मी के तवज्जो से जब ये बात ताई अम्मा ने सुनी तो वो शदीद आग बगोला हो गईं और उन्होंने फट मेरी शिकायत मेरे सौतेले बाप से कर दी और उन्हें इतना भड़काया कि उन्होंने अम्मी को घर से निकाल दिया और धमकी दी कि उन्हें जल्दी तलाक भी दे दी जाएगी। दूसरी तरफ उन्होंने अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके मेरी नौकरी भी खत्म करवा दी। मैं नौकरी खत्म होने की वजह से शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गया, क्योंकि मैंने अपने दिल में यही सोच रखा था कि मैं बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने सौतेले बाप का ये घर छोड़ दूंगा, जहाँ हर वक्त मेरी इज्जत नफ्स पामाल हुई हो। वहाँ मुझे मजीद एक दिन भी और नहीं रहना। मैं भी अपने मुस्तकबिल के ख्वाब बुन रहा था कि मुझ पर ये आफत आन पड़ी तो मैं शदीद परेशान हो गया कि अब क्या होगा। मैं तो अपने साथ साथ अपनी माँ को भी सहारा देने के काबिल नहीं रहा। अम्मी अलग सदमे का शिकार थीं। वो और मैं दोबारा से मामू के घर में बैठे थे, जहाँ पर मामी ने हमें देखते ही इतना बुरा मुंह बनाया कि हमारे सलाम का जवाब देना भी गवारा नहीं किया और कमरे में जाकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अम्मी ने इंतहाई अफसुर्दा नजरों से मेरी तरफ देखा और कहा, मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या बनेगा। तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारी सुतेले बाप का इस शहर में कितना असर व रसूख है। वो तुम्हारी जॉब कहीं पर भी नहीं होने देगा, फिर बैठे रहना इसी दरवाजे पर और जिलीलो ख्वार होना। अम्मी मुझे बातें सुनाने के साथ साथ रोने लगी तो मेरा दिल नरम पड़ गया। मैंने सारी जिंदगी अपनी माँ को जलील होते हुए और बेबसी से रोते हुए देखा था। मेरा दिल मुट्ठी में आ गया तो मैं अम्मी के पैरों में बैठ गया तो उन्होंने एकदम मेरे आगे हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हें रब का वास्ता है, तुम अपने फैसले को वापस ले लो और जहाँ तुम्हारी ताई कहती है वहाँ शादी कर लो। यूं तुम्हें भी इज्जत से जॉब करने का मौका मिल जाएगा और मैं भी 4 दिन सुख के गुजार लूंगी। मैं मानता हूँ कि मैं कमजोर मर्द था, हालात का मुकाबला करने की मेरे अंदर सकत नहीं थी, इसलिए मैंने अम्मी की बात मान ली। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि जिससे मेरी शादी होने वाली है वो हद से ज्यादा गवार होगी। शक्लो सूरत तो अल्लाह ताला देता है, उस पर मैं क्या ऑब्जेक्शन करता, लेकिन उसकी आदत ही बहुत बुरी थी। इसका अंदाजा यहाँ से लगाएं कि रात को मेरे और उसके दरमियान जो भी मामला हुआ वो उसने अगले दिन सबके सामने खोल दिया तो मैं हक्का बक्का रह गया। ताई अम्मा मुझे किसी जल्लाद की तरह देखने लगी और मैं जज्बस होकर उस लड़की को देख रहा था जो मेरे पल्ले बांध दी गई थी, कि जिसे न अपनी इज्जत का ख्याल था और न मेरी इज्जत का। जो जो उसके साथ मेरा वक्त गुजर रहा था मुझे लगता था कि मैं बहुत जल्द खुदकुशी कर लूंगा। वो सिर्फ जुबान की तेज नहीं थी बल्कि हद दर्जा बदतमीज और बदजुबान भी थी। वो मेरे साथ तो ऊंची ऊंची आवाज में बात करती थी, लेकिन जब उसने अम्मी को भी किसी जर खरीद गुलाम की तरह ट्रीट करना शुरू किया तो मेरा माथा खटका। इस बात पर मेरी और उसकी अक्सर बहस भी हो जाती और मैं उससे कहता कि तुम जो सलूक मेरे साथ कर रही हो वो तो मैं किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगर तुमने यही सलूक मेरी कमजोर और बीमार माँ के साथ किया तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन वो मेरी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती और मुझे कहती कि तुमने जो करना है कर लो, मेरा जो दिल करेगा वो मैं करूंगी। उसने हम माँ बेटे की जिंदगी इस कदर अजीरन कर दी कि मेरी तो बस हो गई। नौकरी तो मेरी बहाल हो चुकी थी तो एक दिन मैंने अम्मी से आहिस्ता से कहा कि अम्मी, अब मैं इस काबिल हूँ कि अलग मकान लेकर रह सकता हूँ, क्यों ना हम किराए का घर लेकर वहाँ शिफ्ट हो जाएं। तो पहली बार अम्मी ने मेरी तरफ चमकती हुई आंखों से देखा और कहा, मैं भी इस घर से अब जाना चाहती हूँ। सारी जिंदगी इस घर को दे दी, लेकिन ये घर ना तो मुझे इज्जत दे सका और ना ही अहमियत। लेकिन अगर तुम्हारे सुतेले बाप को पता चला तो वो कहीं तुम्हारी नौकरी फिर से खत्म ना कर दे। अम्मी की बात में वजन था कि मेरा सुतेला बाप कुछ न कुछ जरूर करेगा, इसलिए मैंने चुपके से एक दिन दूसरे शहर अपनी ट्रांसफर करवा ली और फिर मैं चुपके से भागकर शहर आ गया। मैंने यहाँ आने की बात अम्मी के साथ भी शेयर नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि अगर उन पर जरा सा भी दबाव डाला गया तो वो उगल देंगी। मैंने नौकरी के साथ साथ सेकंड टाइम अपना एक छोटा मोटा सा कारोबार फूड पॉइंट के नाम से शुरू किया और ये कारोबार मैंने बहुत सोच समझकर शुरू किया था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा सौतेला बाप एक न एक दिन मेरे दूसरे शहर ट्रांसफर होने के बारे में
जान लेगा और एक बार फिर मुझे दबाव में लेने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं अपनी नौकरी के साथ साथ कारोबार में अपना हाथ पैर जमाने की कोशिश कर रहा था कि अगर कभी मेरी नौकरी खत्म भी होती है तो मैं 2 वक्त की रोटी का मोहताज ना हूँ, क्योंकि मेरी और अम्मी की जिंदगी में ये 2 खौफ ऐसे थे जिन्होंने हमें चैन से सांस लेने नहीं दिया। मैं चुपके चुपके से अम्मी से राब्ते में था और उनसे कह दिया था कि आप सब्र से काम लें, एक दिन हमारा भी आएगा। वो मेरी कामयाबी के लिए दिन रात दुआएं करती थी। अम्मी की दुआओं की वजह से मेरा कारोबार दिन दुगनी रात जुगनी तरक्की करने लगा, तो मैंने नौकरी छोड़ दी और 2 कमरों का घर लेकर अम्मी को अपने साथ ले आया। मैं उन्हें उस डर के हर वक्त के खौफ से हमेशा के लिए आजाद कर देना चाहता था। दूसरी तरफ मैंने अपनी गवार बीवी को, जो रिश्तों में मोहब्बत और इखलास की बजाय धौंस के साथ वक्त गुजारने की आदी थी, तलाक दे दी। अम्मी मेरे साथ बहुत खुश थी। पहली बार हम दोनों माँ बेटा खुलकर सुकून से सांस ले पाए थे। अम्मी अब चाहती थी कि मैं जल्द अज जल्द अपना घर बसा लूं, लेकिन जब भी लड़की वालों को ये पता चलता कि मैं पहले भी शादीशुदा रहा हूँ, तो कोई लड़की भी मुझसे शादी के लिए तैयार ना होती। लेकिन एक दिन हमारे मोहल्ले में रहने वाली एक आंटी, जिनका पहले दिन से ही हमारे घर आना जाना हो गया था, उन्होंने अम्मी से कहा कि मेरी एक ही इकलौती बेटी है और मैं चाहती हूँ कि उसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए ताकि मैं सुकून से मर सकूं, क्योंकि मुझे कैंसर है और डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मेरे दिन थोड़े रह गए हैं। तो अगर आपका बेटा मान जाए तो हम दोनों का निकाह कर लें। और फिर अपनी बेटी की तस्वीर अम्मी को दे दी कि अगर आपका बेटा रजामंद हो तो ये तस्वीर उसको दिखा दीजिएगा। रात को जब मैं घर आया तो अम्मी ने आंटी की बेटी की तस्वीर मेरे सामने रखी और मुझे कहा कि इस लड़की को देख लो, अगर तुम्हें पसंद आए तो मैं रिश्ते की बात करूं। तो मैं अम्मी की बात पर हैरान रह गया कि आनन फानन लड़की आपको कैसे मिल गई। तो अम्मी ने मुझे सारा वाकया बताया कि आज सामने वाली आंटी हमारे घर आई थी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर। वो बहुत बीमार हैं, उन्हें कैंसर है और चाहती हैं कि अपनी जिंदगी में अपनी बेटी को ब्याह कर सुकून से मर सके। वो ये बात भी जानती हैं कि मैं काफी अरसे से तुम्हारे रिश्ते की बात चला रही हूँ, मगर कहीं बात बन नहीं रही, तो इसलिए वो हमारे घर आ गई। मैंने लड़की की तस्वीर देखी तो लड़की तो वाकई नैन नकूश के लिहाज से बहुत ही हसीन थी। मुझे वो बहुत पसंद आई। मैंने फौरन ही हाँ कर दी और फिर जुमे वाले दिन हमारा निकाह हो गया और आंटी ने सादगी से ही रुखसती कर दी। तो मैं उसे अपने उस छोटे से 2 कमरे वाले घर में ले आया। मैंने अपना कमरा अपने हाथ से सजाया था और मैं बहुत खुश था। मैंने जूं ही उजला अरूसी में कदम रखा और जैसे ही उसके पास गया तो मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि उस लड़की के सर से पैर तक पूरे जिस्म पर एलर्जी थी और पीप वाले दाने बने हुए थे। उसकी नजर जब मेरे चेहरे पर पड़ी, जहाँ पर सिर्फ बेजारी ही बेजारी थी, तो वह रोते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि आपके साथ एक धोखा हुआ है। दरअसल अम्मी बीमार हैं, उन्होंने आपसे ये बात तो छुपा ली कि मुझे एलर्जी है, हालांकि उन्हें ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। मैंने तो बहुत कहा था कि आप उन्हें बता दें, लेकिन माँ है ना, किसी न किसी तरह मुझे बयाने की फिक्र में ये बात छुपा गई। लेकिन मैं आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहती। अगर आप चाहें तो मुझे अभी और इसी वक्त छोड़कर जा सकते हैं। उसकी नीली नीली आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। फिर वो उठी और बाहर जाने के लिए जूं ही उसने दरवाजा खोला तो मैंने आगे बढ़कर उसके बाजू को पकड़ लिया, तो उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण सी मुझे नजर आई। मैंने उसे आहिस्ता से कहा, एलर्जी खुदा न खास्ता कोई मौजी बीमारी तो नहीं है, आखिर इसका कोई न कोई तो इलाज होगा। मैं तुम्हारा इलाज जरूर करवाऊंगा, तुम गम मत करो। मेरी इतनी हौसला अफजा बातें सुनने के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई। मेरे पास बैंक में ठीक ठाक रकम थी। मैंने शहर के एक अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट से राब्ता किया और यूं मैंने उसका इलाज शुरू करवा दिया। माना दवाई की अपनी जगह पर अहमियत होती है, लेकिन सच तो ये है कि मेरी मोहब्बत और भरोसे ने एक ऐसे जादुई टॉनिक का काम दिया कि जहां उसे सालों बाद ठीक होना था, वो महीनों के अंदर अंदर ठीक होती चली गई। उसकी ना सिर्फ एलर्जी खत्म हो गई, बल्कि जिस्म पर मौजूद दाग धब्बे भी मिट गए और अब वो एक इंतहाई हसीन लड़की के रूप में मेरे सामने खड़ी थी। मुझे जो उसकी सबसे अच्छी बात लगी वो उसका इखलाक था कि जहां अल्लाह ने उसे हसीन सूरत दी थी, वहां उसे बहुत अच्छे इखलाक का मालिक भी बनाया था। वो मेरी इज्जत तो करती ही थी, लेकिन वो अम्मी की भी बहुत ज्यादा इज्जत करती थी, जिसकी वजह से मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता था कि मेरी माँ की जिंदगी में कहीं तो सुख की घड़ी आई।